हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होगे और अपनी नाइन्थ क्लास की पढ़ाई को बढ़िया बना के रखे होगे। क्योंकि आपको तो ये बात पता है कि नाइन्थ क्लास जिसका अच्छा होता है उसका ही क्लास टेंथ बढ़िया जाता है। अगर नाइन्थ का बेस आपका वीक हो गया तो फिर क्लास टेंथ के अंदर वो बात नहीं आ पाएगी जो आनी चाहिए थी। ठीक, तो चलो नाइन्थ क्लास के बेस को बढ़िया बनाते हैं और इसके न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है, उसका हम लोग वर्क टॉपिक से न्यूमेरिकल लगाएंगे। हम लोग एक एक टॉपिक का पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक से जहां जहां से न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स है सब लगा लेंगे। एक एक टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल फिल्टर कर करके कि कहीं से भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए बचना नहीं चाहिए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। देखो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और अभी अच्छे लेवल पे जाएंगे। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। हाउ मच वर्क, जैसे आपने हाउ मच वर्क देखा तो आप ये बात समझ चुके हो कि आपसे यहाँ पूछ रहा है कि वर्क कितना होगा। क्वेश्चन मार्क लगा दो। इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 10 न्यूटन। अब कह रहा है मूविंग एन ऑब्जेक्ट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो इसका मतलब यहाँ पे एस कितना हो गया, 1 मीटर। तो ये तो क्वेश्चन आपके लायक है ही नहीं। ये क्वेश्चन तो छोटे बच्चे करते हैं थर्ड फोर्थ क्लास के। क्यों, आप तो यही बोलोगे, तो ये क्वेश्चन तो आपको आता ही है। तो वर्क इज इक्वल टू एफ का मतलब 10 और एस का मतलब 1। तो यहाँ पे आपका जो वर्क निकल के आएगा 10 और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। कोई भी आप डेरिवेशन या कोई भी आप न्यूमेरिकल करोगे, अगर आप उसके आगे उसकी यूनिट नहीं लिख रहे हो, इसका मतलब आपके मार्क्स कट सकते हैं। फिजिक्स के अंदर किसी भी चीज का अगर उसका कोई यूनिट है तो रूल के अकॉर्डिंग आपको उसका यूनिट लिखना चाहिए। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो फिर टीचर आपका नंबर भी काट सकता है, हो चाहे तो पूरा भी काट सकता है। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट की यूनिट फिजिक्स की जान होती है। ठीक है, तो आपको उसका यूनिट जरूर लगाना है। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैंने देखा भी है कई बार कितने सालों में कि लगातार वो यहाँ पे ये लगाते ही नहीं है कि आखिर यूनिट क्या है, और ये उनके लिए माइनस मार्किंग का वर्क करता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखो। अभी न्यूमेरिकल नंबर 2 पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर। अच्छा, वर्टिकल हाइट पता है आपको। अब यहाँ बोल रहा है 200 किलोग्राम, तो 200 किलोग्राम का मतलब एम कितना हो गया, 200 किलोग्राम। और कहाँ लिफ्टिंग करना है, कितने डिस्टेंस तक, हाइट ऑफ 6 मीटर, मतलब एच कितना दिया है, 6 मीटर। अच्छा, वर्टिकल का मतलब होता है ऐसे अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, इसे इसे बोलते हैं वर्टिकल। तो ये बताओ, जब कोई चीज हम लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ करेंगे, सिंपल सी बात है वहां पे जी की वैल्यू भी रहेगी। तो जी की वैल्यू हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं। आपने पढ़ा है वर्क इज इक्वल टू होता है एफ एस, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल हो रहा है तो आप जानते हैं यहाँ पे एम दिया है। और क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहा है मतलब ऊपर लेकर ही जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो क्या हम एफ की जगह पे एम जी लिख सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और एस, एस का मतलब डिस्टेंस, लेकिन अगर वो ऊपर लेके जा रहा है नीचे लेके आ रहा है तो हम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हाइट बोल देते हैं। तो हाइट बोल दिए। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। तो एम कितना है 200, जी कितना है 10, एच कितना है देखो 6। तो आप कहेंगे 6 2 जा 12, 1 2 3 और 3 0 लग गया क्या, जूल। ये वर्टिकल के लिए था, है ना, फॉर वर्टिकल। वर्टिकल के लिए हम एफ इज इक्वल टू एम जी, वर्टिकल पता है ना, देखो ये लाइन वर्टिकल होती है और ये हॉरिजेंटल होता है। तो वर्टिकल के अंदर जैसे ये वर्टिकल, देखो ये वर्टिकल है ऐसे ऊपर जा रहा है ना, ये वर्टिकल। तो जब भी वर्टिकल जाएगा तो वहाँ ग्रेविटी एक्ट करेगी ना, तो ग्रेविटी एक्ट करेगी तो ग्रेविटी में एफ इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, एम जी। अगर और कुछ होता तो एफ इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं। अब जी की वैल्यू हमको पता होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हमने इजिली यूज कर लिया। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो बताओ, क्लियर। ठीक है, चलो इसको देख लो एक बार, स्क्रीन शॉट ले लो इसका। फिर हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अपना। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, अ कार वेटिंग 1000 किलोग्राम एंड ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। अच्छा, इसका मतलब है कि एक कार है जिसका वेट या मास कितना दिया हुआ है, 1000 किलोग्राम। हाँ, इतनी तो कार होती ही होगी, 1000 किलोग्राम की तो कार होती होगी, नॉर्मल सी बात। एंड ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो उसकी स्पीड स्टार्टिंग में कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड।
स्टार्टिंग में इतनी स्पीड थी, स्टॉप्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, कितने डिस्टेंस पे रुक गई वो, 50 मीटर डिस्टेंस पे। बताओ बेटा, जब रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल आसान है, जीरो हो जाएगी, जीरो वेलोसिटी हो जाएगी। क्या दिक्कत है इसमें, पहले कार चल रही थी, बाद में 50 मीटर जैसे ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगाने पे तुरंत तो कार रुकती नहीं है, जैसे ब्रेक लगाए तो 50 मीटर जाने पे कार रुक गई, तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर कह रहा है डी एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्मली वही डी एक्सिलरेट मतलब क्या, लगातार स्पीड कम हो रही है, अगर एक्सिलरेट होता तो स्पीड बढ़ती, और डी एक्सिलरेट का मतलब स्पीड डाउन हो रही है, कम हो रही है। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्ट ऑन इट बाय द ब्रेक, तो कह रहा है बताओ यहाँ पे फोर्स क्या हुआ। बस सिंपल सी बात है, जब ब्रेक लगाए होगे तो फोर्स लगा होगा ना, तो वो निकालो। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स, और वर्क कितना हुआ ये निकालो। क्या कर सकते हो इसको, अगर कर सकते हो तो पहले वो वीडियो को स्टॉप करो, खुद से ट्राई करो, अगर नहीं लग रहा है तो देखो, और जब लग रहा है तो देखो मैं कैसे लगाया हूँ, आपने कैसे किया है। अच्छा आप देखिए, v दिया है, u दिया है, मास पता है, अगर यहाँ से हम क्या निकाल लें, a की वैल्यू निकाल लें, तो हमारा काम बन जाएगा। देखो आपको पता है एक फॉर्मूला बहुत बेसिक सा, आप जानते हो कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। अच्छा वी स्क्वायर का मतलब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर का मतलब यहाँ हो गया 30 का स्क्वायर प्लस 2, ए हमको पता नहीं, एस कितना दिया हुआ है, एस दिया हुआ है 50, ये जीरो हो गया, 30 का स्क्वायर होता है 900, और 52 जा 100 ए। अच्छा ये 900 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -900 हो जाएगा, इक्वल टू 100 ए। तो ए इज इक्वल टू -900 अपॉन में ये 100 आ गया, 20 कट गया, कितना आ गया, -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो ए की वैल्यू निकल के आई। अच्छा जब ए निकल के आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो आप सब निकाल सकते हो। अगर फोर्स निकालना हो तो आप कहेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एफ इज इक्वल टू एम, एम का मतलब देखो 1000, और ए अभी आपने निकाला -9, तो निगेटिव में फोर्स निकल के आएगा -9000 न्यूटन। कितना आसान क्वेश्चन है। अच्छा ये हो गया, अब आपसे पूछा यहाँ वर्क कितना होगा, तो वर्क निकाल दो। देखो एफ निकल गया, तो वर्क आप जानते हो होता है एफ एस, तो एफ निकाला आपने -9000, और एस कितना दिया हुआ देखो 50, तो आप कहेंगे 9 5 जा 45, माइनस में है तो आगे 1 2 3 और 4, जीरो लगा दो। अगर आप सही से थोड़ा दिमाग समझो तो आप कह सकते हो कि इसको हम 4.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 जूल लिख सकते हैं। कैसे, देखो 4 जीरो तो यही है, तो 4 जीरो का मतलब 10 पावर 4 होता है, और एक बार मैंने पॉइंट इधर लगा लिया तो नंबर को छोटा किया, तो एक पावर और बढ़ा देंगे, कितना, तो ऐसे भी कर लेते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन था देखो, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग अपने लेवल को बढ़ाएंगे क्वेश्चंस के करने के स्ट्रेटजी को, और बढ़िया क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि फोर्थ क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आखिर फोर्थ क्वेश्चन क्या करवाना चाह रहा है हमसे। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, चाइल्ड पुल अ टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल फ्लोर। कह रहा है एक हॉरिजेंटल फ्लोर है, ऐसा एक हॉरिजेंटल फ्लोर है इस तरह से, ठीक है, एक हॉरिजेंटल फ्लोर है, ठीक है। अ टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस, कह रहा है यहाँ पे एक कार है ऐसे, ये कार है, चलो कार है कि बैलगाड़ी है क्या है, चलो कार ही सही, चलो ये कार हो गई, ये कार है टॉय वाली, ठीक है। अ चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल फ्लोर, जैसे बच्चा इस कार को चला रहा है कैसे, हॉरिजेंटल फ्लोर के ऊपर, हॉरिजेंटल फ्लोर। द स्ट्रिंग हेल्ड इन चाइल्ड हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। कह रहा है यहाँ पे एक चाइल्ड है, ये मान लो तुम हो, और यहाँ से एक ऐसे धागा बांधे हुए हो, ऐसे करते थे ना बचपन में, याद करो, एक स्ट्रिंग एक धागे को ऐसे बांध लेते थे, और फिर तार को खींचते रहते थे ऐसे करके, ऐसे खींचते रहते थे ना। तो ये यहाँ से तार को ऐसे, कार को इस तरीके से खींच रहा है ऐसे करके, ऐसे मान लेते हैं यहाँ से बंधा हुआ है, ऐसे खींच रहा है, होता है ना ऐसे, कई बार ऐसे लेते रहते हैं लोग, खींचते रहते हैं ऐसे ऐसे करके बचपन में, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही खींच रहा है। तो कह रहा है यहाँ पे जो ये एंगल बना रहा है वो कितना बन रहा है, 60। अच्छा इसका मतलब फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। इसका मतलब यहाँ देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है, 60 है। अब यहाँ कह रहा है विद द हॉरिजेंटल सरफेस इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड
बी 5 न्यूटन, कैलकुलेट द वर्क डन। कह रहा है अगर फोर्स कितना अप्लाई किया जा रहा है, जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट उसने स्टार्टिंग बोल दिया है, चाइल्ड पुल्स अ टॉय कार विद अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, डिस्टेंस 10 मीटर है। और यहाँ पे एंगल दिया है, एंगल को लिखते हैं 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल है, थीटा से लिखते हैं। मतलब ये टॉय जा ऐसे रहा है, ऐसा आप लोगों ने किया होगा बचपन में, खूब किया होगा कि देखो टॉय ऐसे जा रहा है लेकिन खींचते तो ऊपर की तरफ है ना। तो इसका मतलब देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल होता है। तो आपको पता है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एंगल रहेगा तो फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। ये कैसे कॉस है इसके बारे में अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो वैसे आप ये समझ ही रहे हो कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कोई ना कोई एंगल होगा तो उसे लिखना पड़ेगा। अब फोर्स की वैल्यू हो गई 5, डिस्प्लेसमेंट हो गया 10, ये कॉस 60। अब हो सकता है अभी आप 9th क्लास में हो, आपने कॉस ना पढ़ाओ साइन ना पढ़ाओ, लेकिन आपको बता दें कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। क्लास 10 में सब जान ही जाओगे, पूरा आपका सिलेबस ही यही है। ये हो गया 25, तो कितना आ गया 25 जूल। इस तरीके से कर लेते हैं। आसान क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था, मतलब यहाँ पे ये मत सोचो कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये मतलब क्वेश्चन आसान ही है, लेकिन अगर आपको आता रहेगा तभी आप कर पाओगे इसको। ऐसा नहीं है कि आप रट के बस खाली वैल्यू पुट कर दोगे, थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी पढ़ने की। क्वेश्चन को पढ़ करके आप उसकी मीनिंग निकाल सको कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है, समझाना क्या चाह रहा है, तब तो एक लेवल है। वरना न्यूमेरिकल तो हर बच्चा लगा लेता है, लेकिन आपको रीडिंग आनी चाहिए कि हम लंबी लंबी लैंग्वेज को पढ़ लें इजली, है ना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। If the work done by a force is moving an object through a distance of 20 centimeter is 24.2 joule. What is the force? If the work done by a force in moving an object through a distance of 20 centimeter, अगर एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चलता है 20 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ अगर सेंटीमीटर को मीटर में करें तो क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 100 से डिवाइड कर दो तो मीटर बन जाएगा। एक जीरो से जीरो कट गया और ये एक जीरो ऊपर जाएगा तो 0.2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, मीटर में हो गया। कह रहा है इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स मूविंग ऑन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इज 24.2, मतलब वर्क कितना है यहाँ पे 24.2 जूल। तो कह रहा है व्हाट इज द फोर्स, फोर्स कितना होगा, तो आप कहेंगे ये भी कोई क्वेश्चन होता है क्या। एफ एस वर्क दिया हुआ है 24.2, एफ दिया हुआ है आपको नहीं पता निकालना है, एस दिया हुआ है 0.2। आप कहोगे 0.2 अपॉन में आ जाएगा तो 24.2 अपॉन 0.2 इक्वल टू एफ। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एफ। तो इसका मतलब यहाँ पे एफ आ गया 121 न्यूटन। इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। देखो कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में, अगर डाउट हो प्रॉब्लम हो तो मैं फिर से रिपीट कर दूं। चलो ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है तो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी एंड मूव इट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। कह रहा है फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन का, मतलब एफ की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 50 न्यूटन। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट ऑन बॉडी एंड मूव इट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, मतलब यहाँ पे एस कितना हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, लैंग्वेज लिखी हुई। ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब ये ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। कैलकुलेट द वर्क डन इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फोर्स। कह रहा है अगर इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का, तो फोर्स क्या होगा। तो आप कहेंगे जब भी एंगल दिया हो तो वहां पे हम एफ एस नहीं लिखते हैं बल्कि एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं। तो एफ की वैल्यू दी हुई है 50, एस दिया हुआ है 4 और ये कॉस 60 हो जाएगा। तो 54 जा 200 और ये हो जाएगा आपका 1/2। कट करने पे वर्क कितना आ जाएगा 100 जूल। तो ये बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कितना आसान क्वेश्चन है ये। इस तरीके से लगा लेते हैं, यहां तक हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन और क्या कह रहा है, अ गर्ल वेटिंग 400 न्यूटन क्लैम्प्स अ वर्टिकल लैडर। कह रहा है यहाँ पे जो वेट, अच्छा वेट न्यूटन में दिया है तो आप जानते हैं अगर न्यूटन में वेट दिया हो तो उसे ही क्या बोलते हैं फोर्स बोलते हैं। 400 न्यूटन वर्टिकल लैडर इफ द वैल्यू ऑफ जी बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। देन फाइंड वर्क डन बाई आफ्टर क्लेमिंग 2 मीटर विल बी। तो कह रहा बताओ 2 मीटर के बाद, 2 मीटर क्लेमिंग के बाद उसका वर्क डन क्या होगा। तो देखो यहाँ पे पहले से इसने ये दे दिया है तो हम जानते हैं W इज इक्वल टू होता है एफ एस
तो आप कहेंगे यहाँ पे एफ फोर्स कितना दिया हुआ है 400 न्यूटन और एस कितना दिया है 2, तो वर्क कितना आ जाएगा 800 न्यूटन सीधे। ये खाली कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया है कि यहाँ पर आप समझ जाओ कि जी की वैल्यू दी हो। जब पहले वेट दे दिया तो हमें क्या दिक्कत है, वेट दे दिया हमने वेट लिख दिया और फिर कह रहा है उसको लिफ्टिंग कितना किया गया 2 मीटर, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये निकल के आ गया। इतने आसान क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर, और सोचो ऐसे क्वेश्चन में कोई दम होता है क्या? ऐसा क्वेश्चन करना हो तो हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये पहला वीडियो बेटा, इसके अंदर मैं पहला बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। 9th क्लास से थोड़ा अलग लेवल ही लेके चलेंगे अभी फ्यूचर में हम। जो लेवल आप चाहते हो, जो लेवल आप डिजर्व करते हो, वो लेवल आपको मिलेगा, बस थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है। कह रहा है पर्सन ऑफ मास 50 किलोग्राम क्लेम्स अ टावर ऑफ हाइट 72 मीटर। अ पर्सन ऑफ मास 50 किलोग्राम क्लेम अ टावर ऑफ हाइट 72 मीटर। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है, उसका मास कितना है 50 किलोग्राम, मास कितना है 50 किलोग्राम, क्लेम्स अ हाइट ऑफ 72, कितना हाइट कवर किया 72 मीटर। तो कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन, और यहाँ पे गिवन क्या है, जी की वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो कह रहा है एक टावर है, हाइट 75 कवर करना है, मास कितना है 50 है, तो आप कहेंगे वर्क निकालोगे तो वर्क तो होता है एफ एस, लेकिन अब यहाँ देखो ये वर्टिकल हाइट कवर कर रहा है ना, और हमको फोर्स तो पता नहीं है। तो जब फोर्स नहीं पता है लेकिन हाइट वर्टिकल और अपवर्ड हो, तो वहां पे एफ इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, एम जी लिख सकते हैं। और हाइट तो आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट ही क्या बन जाता है, हाइट बन जाता है, तो उसको हम एच लिख लेते हैं, बस काम खत्म। अब मास दिया हुआ है 50, जी की वैल्यू 9.8 और ये एच दिया हुआ है 72, डब्ल्यू इज इक्वल टू आप जानते हैं ये 5, ये एक जीरो से पॉइंट खत्म हो जाएगा तो 98 हो जाएगा और ये 72। इसको सबको सॉल्व करने पे आप सॉल्व कर लो आराम से। जैसे यहाँ देखो 5 टू ज़ा 10, 10 का जीरो कैरी आया 1, 7 5 से 7 5 75, 35 और 35 1 36 मल्टीप्लाई 98। अब बस इसको सॉल्व करके जल्दी से कमेंट करो कि आपका आंसर क्या आया। जल्दी से इसको सॉल्व करिए और बताइए आपका आंसर क्या आया है। कमेंट में तुरंत इसका आंसर लिखो कि मल्टीप्लाई करने पे आखिर आंसर क्या है, क्योंकि देखो फोर्स पता था, हमने आराम से इजीली निकाल लिया है। तो चलिए ये तो हमारे पहले बेसिक क्वेश्चन थे फर्स्ट वीडियो के अंदर। अभी हम लोग अच्छे लेवल को लेके चलेंगे। अगर कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार आप कमेंट करिएगा और इसका आंसर जरूर रिप्लाई करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू।